without further ado, let's bring Hakeem Mudassar Fahim Saab, all the way from Karachi in Pakistan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, आपके तमाम चैनल को और तमाम सुनने वालों को। और हमारी तरफ से, सब सामीन की तरफ से अ, दिलों की गहराइयों से खैर मुबारक हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। So thank you for joining us again. वहाँ अभी 9 हुए हैं, फिर 9 बज के कुछ हो गया है। 9 बज चुके हैं, 9 बज चुके हाँ, सामी को बताता चलूं कि वैसे ये 10 बजे रात को हमें ज्वाइन करते हैं, यहाँ तो हम 5 कहते हैं, 5 o'clock UK time, and Hakeem Saab has been joining us late in the evening at 10 o'clock, and today is an hour earlier. So I don't think Hakeem Saab needs the introduction. I'll probably give a bit of an introduction randomly over the next few weeks, but this is our 5th week. पांचवें हफ्ते में आ गए हैं हकीम साहब। हैं। बड़ी बात इस है। इसका क्या कहना है? 5वें अब हफ्ते तक हम मेरे ख्याल में स्लो स्लो आए, लेकिन जितना मवाद हम लेकर आए वो इंशाल्लाह वो ऐसा है कि हमारे सुनने वालों को ये बात अब तक समझ में आ चुकी होगी कि ठीक होने के दूसरे बहुत सारे और जराए भी हैं। अगर एक जरिए ने कहा आपको कि आप बीमार हैं और आप ठीक नहीं हो सकते, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया में राज तमाम तरीका इलाज में लाइलाज हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीका इलाज हैं। जो कुछ बीमारियां हैं या कुछ कैफियत या कुछ अलामात हैं, वो कुछ तरीका इलाज में उसके ऊपर बहुत ज्यादा महारत नहीं हासिल कर पाते, इस सबब उसको डील नहीं कर पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि जी फलां तरीका इलाज फलां किस्म की बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता। इसी तरीके से जो तरीकाकार हम लोग जब हम तिब की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये मदर मेडिसन है। तिब एक ऐसी इब्तदा का नाम है सेहत की तरफ आने का, जो बिल्कुल नेचर से जुड़ी हुई है और नेचुरल तरीके से। तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल तरीके, नेचर को समझना और नेचुरल तरीके अडॉप्ट करना, अपने आप को बीमार होने से बचाने के लिए और ठीक होने के लिए वो टेक्निक यूज करना। तो अब तक हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मजाज भी सुन लिया, समझ लिया, होते होते अब हम गजा के एक हिस्से को आ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या सही, कैसे चलेगा। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा पिछले कुछ हफ्तों की समरी जो मुझे करनी थी आपने कर दी, तो बहुत मेहरबानी। लेकिन ये बात जो है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, फ्रॉम नेचुरल और नेचर को आपने जोड़ा है कि या नेचुरल तरीके से, नेचर से और चीज़ें नेचुरल। ला के नेचुरल तरीके से इलाज करना है, नेचर से नेचुरल तरीके से इलाज। आई थिंक यू नीड टू जी गेट दिस in your minds actually. So Tibbi Unani, or this alternative practice of medication and healing, it's preventative. एक तो ये है कि आपने जैसे अर्ज किया कि प्रिवेंशन के तौर पे तिब को और तिब यूनानी को अपनाना चाहिए, और अगर खुदा न वास्ता बीमार भी हो गए हैं तो तिब ही से आप इलाज कर सकते हैं, तिब यूनानी से आप इलाज कर सकते हैं। एंड a good way to understand this, it's naturally uh, naturally from nature. You are naturally healing and preventing yourself with everything that is available in nature, and that's a really good way of putting it. इसका टैग लाइन करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट भी है, तो अम, वो भी हम सामीन को बताएंगे, barkhia.org, BARKHIA.org, if you want to get in touch with Hakeem Saab, because of course there are many things or information which we have talked about which will be available on his website as well, and if you want to get in touch with him. But if you just want to learn more about Tibbi Unani, a good starting point would be barkhia.org. So do go and check that out. लेकिन ये जो हम आपने अभी coin किया है ना, from nature naturally, इसका कोई एक जुमला बनाना पड़ेगा, because it's, I think it's quite powerful, अंग्रेजी में या उर्दू में, healing
फ्रॉम हीलिंग नेचुरली फ्रॉम नेचर, ऐसे कुछ, हीलिंग ऐसे हीलिंग नेचुरली ये फ्रॉम ये नेचर, क्या बात है। इस काविश के लिए मैं आपसे ही दरख्वास्त करूंगा, आप ही कुछ करें इसके लिए। अच्छा चले, मैंने ये मुझे पसंद आ गया है, हीलिंग, ठीक है। हीलिंग नेचुरली फ्रॉम नेचर। देखे ना, हीलिंग नेचुरली फ्रॉम नेचर आ ठीक गया है। है, मैंने लाइन दे दी है। ठीक है। इसको आप ये वो क्या इसमें कहते हैं, पेटेंट कर दें इस जुमले को बरखिया डॉट ओ के लिए। डॉट और के लिए ठीक है। हाँ, so this is really one amazing way to understand this is literally healing naturally from nature, and this is what Tibbi Unani is about, this is what we're talking about। और पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे गज़ा की, how we can eat correctly, and then you take your mind back to the session before that when we were talking about our temperaments of hot, cold, wet and dry। ऐसे खाने भी, गज़ा भी hot, cold, wet and dry होते हैं। And this is what we were talking about last week। तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था, अगर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कीम साहब, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला 4:30 के एडवर्ट्स के बाद, क्योंकि रमज़ान का महीना है, तो उसके हवाले से ये जो खाली पेट होता है और गज़ा के हवाले से इसको बात आगे चलाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी उसी पिछले हफ्ते से जो हम जहाँ हम रुके थे कि गज़ा कैसे असर करती है हमारे बदन और हमारे माइंड पर। मैं इसको ऐसे शुरू करूंगा दोबारा, पिछले उसमें से कुछ रिव्यू। हम ये कहेंगे, पिछली मरतबा हमने ये डिस्कस किया कि गजाओं को हम 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम करेंगे, क्योंकि मजाज भी 4 है। 4 मजाज, 4 किस्म की बुनियादी बीमारियां, 4 किस्म के बुनियादी आज़ा, 4 किस्म के टेम्परामेंट और 4 किस्म की गजाएं, 4 किस्म की दवाएं। ठीक है। तो उसमें से जो सेगमेंट में आ रहा है वो है गजा का। उसमें हम ये कहेंगे कि जो 4 किस्म की गजाएं हैं, एक हो गई तर, एक हो गई खुश्क, एक हो गई गर्म, एक हो गई सर्द। ठीक है। 1 2 3 4। पिछली मरतबा हमने ये डिस्कस किया कि किस टाइप की चीज, कौन सी गजाएं वो सर्द हैं, जैसे चावल और कद्दू, तुरई, टिंडा, भिंडी, ये तरी पैदा करेंगे आपके अंदर, मक्खन, घी। तो ये उन, जब ये आप खाएंगे तो आपका अगर नजला बह रहा है तो ये और बढ़ जाएगा, आपको यूरिन ज्यादा आ रहा है तो बढ़ जाएगा, अगर आपका मोशन लगे हुए हैं आप खाएंगे तो ये और बढ़ा देगा। इसका मतलब ऐसे मौके पे नहीं खाना है। आपने खुश्क गजा खानी है। खुश्क गजाओं में गोश्त आता है और बहुत सारी चीजें आती है। वो हमने खुश्क गजा भी बयान की, उसके बाद हमने आपको गर्म गजाएं बयान की, उसके बाद हमने आपको सर्द गजाएं बयान की। अब हम आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं वो गजाएं या वो वक्त या वो चीजें जो जहरीली कहलाएंगी, जो बीमारी पैदा करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये गजा कब शुरू की जाएगी, जब कब नहीं खाई जाएगी। तो हम अच्छा, ये कहेंगे कि, जी बोले। सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि गजा उसकी टेम्परमेंट के हवाले से अगर आप सही खाएं तो उसमें शिफा है, लेकिन अगर यस। उसको गलत इस्तेमाल करें तो जहरीला है। यस। अच्छा, कोई भी गजा, कोई भी गजा, कोई भी गजा। यस, टेम्परामेंट की सिलेक्टेड दवा नहीं। कोई भी गजा जब आप गलत टाइम पे खाएंगे, गलत मौके पे खाएंगे, गलत मिकदार में खाएंगे, तो वही गजा जहरीली है, वही बीमारी प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही हमारे यहाँ कहा यही जाता था पढ़ाते वक्त कि बीमार आदमी को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन भूखे आदमी को एक ही बीमारी होगी, वो होगी भूख। तो ये खाना बात इसलिए होती थी कि समझाने के लिए कि भूख बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। इलाज है, हाँ रमजान से। करीम की मुबारक सातों में हम मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में ये तफाकन हुआ। वो कि अल्लाह के निजाम में तफाक नहीं होता, प्री प्लान होता है। लेकिन हमसे ये तफाकन हुआ कि आधा प्रोग्राम पीछे रह गया, आधा रमजान के दरमियान में आया। ये सही। मौजूद शायद हम पिछली मरतबा करते, मेरे ख्याल में वो ये मौका आना था। सुभान तो अल्लाह। गजा के अंदर, यस, गजा के वजह से, दवा की वजह से, कुछ फजा की वजह से, कुछ आपकी जीन्स की वजह से, अब हम बीमार हो गए। अब हम उससे निकलें कैसे? तो जो हमने काम करना है, एक तो सही दवा सेलेक्ट करनी है ताकि वो एलिमिनेट करे बीमारी को, जिस्म से कुछ चीजें, फाजिल मवाद को बाहर निकाले, बीमारी को किल करे, फिर मेन स्ट्रीम में डाले, वहां से वो उसको बाहर एलिमिनेट करे। एक तो ये काम करना होता है। नंबर 2, हमें उन चीजों को भी बंद करना होता है जिसकी वजह से ही बीमार हो रहा है।
अगर वो बुरी फजा, बुरे माहौल, बुरी मंशियात, अद्वियात और गजा से हो रहा है तो हम सबको बंद भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके लिए सजेस्ट की जाएगी एक ठीक गजा जो उसकी बीमारी को बाहर निकालने में ताउन करे और उसकी बीमारी से अगला कदम यानी सेहत की तरफ पहला कदम उठाने से लेकर मुकम्मल सेहतयाब होने तक वो वो गजा उसको सपोर्ट करे। तो ये बीमारी को स्टॉप करने से लेकर सेहत की तरफ पहला कदम उठाने के दरमियान में एक सेंटर पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं फाका। पाका। तो हर हॉस्पिटल में, यस, हर हॉस्पिटल में जाएं आपको ऑपरेशन से पहले, हर हॉस्पिटल में जाएं जब वो कुछ ज्यादा बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं आपको मखसूस किस्म के खाने भी बंद कर देते हैं। 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पाली खाली कहते हैं जी वाटर इनटेक करें, आप लिक्विड इनटेक करें, ऐसा होता है ना। सही। उसका मकसद यही है। हमारे यहाँ तो ये ज्यादा से के लिए होता है, हम लोग सर्जरीज की तरफ हम नहीं जाते, या हम जाते हैं लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जाती है उसमें। तो हम ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कुछ चीजों को, गजाओं को बंद करने से लेके ठीक भी इसी से करवाएं, इसी मजाज से करवाएं। तो हम क्या करेंगे, अच्छी और बुरी दोनों गजाएं रोक दी जाती हैं। तो जिस्म एक ऐसी चीज है, वो 6 घंटे के बाद डिमांड करेगा लाओ भाई खाना लाओ, वही गलत खाना। 2 घंटे वो एहतजाज करेगा, तीसरे घंटे के बाद वो थोड़ा टिकना शुरू हो जाएगा, 9वें घंटे में कि यार ये तो दे ही नहीं रहा। 10वें घंटे से वो कहेगा कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। 11वें घंटे में वो ढूंढेगा पड़ा हुआ क्या है। 12वें घंटे में जो कुछ पड़ा हुआ ना गलत, वो उसको खाना शुरू कर देगा, हम्म। उसको बंद करना शुरू कर देगा 12वें घंटे से। तो 12 से 14 घंटे का हमारे यहाँ रोजा होता है। सही। आज 14 घंटे हैं, यूके में 14 घंटे है। 14 घंटे। तो 12वें घंटे के 12वां घंटा असर का टाइम। हर बंदा जिसको रोजा रखना अच्छा लगता है या नहीं लगता, हर वो बंदा जिसको मजबूरी में रख रहा है चाहे वो खुशी से रख रहा है, हर वो बंदा जो मजहबी जज्बे के तहत रख रहा है या सेहत के जज्बे से रख रहा है, वो असर के वक्त बहुत हल्का फुल्का जिस्म को महसूस करता है और खुशबाश महसूस करता है, अपने आप को बेहतर महसूस करता है। ठीक है, उसको भूख लगी हुई है लेकिन जिस्म गर्म हो रहा है। तो ये जिसको हम कहेंगे कि टॉक्सिक वेस्ट जो बॉडी में है उसके बर्नआउट की निशानी ये है कि आपकी बॉडी पहले ठंडी होगी जोर के वक्त, जिसम ठंडा माइल हो जाएगा, जिसम लगेगा ठंडा हो रहा है, कमजोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, गैसेस हो रही है, दिमाग घूम रहा है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, सब अलामतें आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप असर पे आना शुरू करेंगे आपको लगेगा वो ठंडक कम होना शुरू हो गई है, जिसम शऊर बेदार होना शुरू हो गया, और अब आपकी लाइफ की जो स्ट्रीम है, लाइफ स्ट्रीम जो है, अब वो गर्म की शक्ल में है, आपकी बॉडी में घूम रही है, आपका लगेगा आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, आप हेल्थी एंड एक्टिव महसूस करेंगे। ठीक है, थोड़ा देर स्लो हो जाएंगे आप, कि ब्रेन भी तो टॉक्सिक वेस्ट के शिकार हुआ हुआ था ना, तो अब उसको उस लेवल का गदर भी नहीं मिल रहा कि वो मखसूस किस्म की प्रोसेस करे, वो भी स्लो हो जाएगा। तो ब्रेन के लिए स्लो होना अच्छा है, बॉडी का गर्म होना अच्छा है। अब आप असर के वक्त अगर आप कुछ वक्त इबादत में गुजारते हैं, असर के वक्त कुरान पाक पढ़ के या जो भी तरीका आपकी इबादत का, नमाज पढ़ने के बाद से लेकर आप मगरिब तक खाली आप इबादत में गुजारते हैं और अपने ऊपर नजर रखते हैं कि आपकी बॉडी में क्या कुछ हो रहा है, ये देखना ही, रूहानी तौर पे देखना ही आपको सेहत की तरफ ले जाता है। यही मैं बात ठीक है। कहने वाला था कि फोकस भी होना चाहिए अपने बदन के ऊपर कि ये क्या कुछ ये हो तो रहा बहुत है। जरूरी है, ये तो सबसे अहम बात है। क्योंकि आप बात कर रहे थे ना कि ऐसे एहसास एहसासात आते हैं, गैस हो हम्म, जाती है, ठंड ठंड महसूस होती है, फिर गर्म। लेकिन जी वैसे जो है ना, वो बंदा सोचता नहीं है कि हो क्या रहा है। जी, तो उसको जब उसको पता हो नहीं तो है ना। तो ठीक है, इसका सोचना उसके पास ये खुद की हमारे इंफॉर्मेशन नहीं थी। सही। तो हकीम साहब ने पहले या दूसरे शो में ने ये भी फरमाया था कि तिब का एक जो आउटपुट है ये है कि हम अपने बदन के अंदर और बाहर फोकस भी करें। तो ये जी हाँ। बात फिर आ गई है दोबारा कि there's a need to focus on our body or what's happening। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का आपने बोला था, आपने फरमाया था एक बार कि जी हाँ, ब्रीदिंग को भी आप उस पर देखिए फोकस उसको करें कि सांस को हो देखिए।
सांस को देखने की कोशिश करें। ये सांस को देखिए, आप अंदर सांस ले रहे हैं, एक दफा खारिज करें। तो ये जब आप देखते हैं ना अपने, तो उसको फोकस करते हैं, ये बकायदा टिप में इलाज का टूल है, जहाँ मुख्तलिफ तरीके ना, मालिश करना, हजामा करना, कपिंग वगैरह, सर्जरीज, मेडिसन, गजा, एटमोस्फेयर, सोबत सोबत कहते हैं हम लोग, सोबत को ठीक करना, ये सारी चीजें मिलके जो कुछ करती हैं, अगर आपको ये सारी चीजें इकट्ठी करते हैं तो होलिस्टिक कहलाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर बहुत बड़ी कोई बीमारी आ जाती है, अगर आप उसको होलिस्टिकली डील कर लें, कि यकमुश्त सब कुछ बंद कर दें, या सब कुछ की बम्बार्टमेंट कर दें, यूनानी की बम्बार्टमेंट, तो आप क्यों नहीं ठीक होंगे? आप बिल्कुल ठीक होंगे, और सही। फौरन ठीक होंगे। ठीक है। तो जब कोई किसी तरीके का इलाज में कोई ये कहना चाह रहा है, या अगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लाइलाज हैं, तो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे तरीका इलाज में और मेरे मुताबिक, मेरे शकत के मुताबिक आप लाइलाज है। आपकी दवाई ये टैबलेट है, वो पेन किलर लेते रहे, एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली उसने ये कहा है कि मेरे इलाज, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि आप लाइलाज है। अरे भाई, साथ में ये कहें आपके तरीका इलाज में, आपकी कम्युनिटी के जो तरीका इलाज है उसमें आप लाइलाज है, ठीक है। सो व्हाट? दुनिया में बहुत सारे तरीका कार काम कर रहे हैं, और सब ठीक है, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो गजा के ऊपर ये बात हो गई। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि गजा का इंपॉर्टेंट पार्ट था, गजा कब खानी है? शदीद तरीन डिमांड पे खानी है, जब शदीद भूख तरीन लगे, तलब पे खानी है, जब भूख लगे। सख्त भूख अगर लगे, आपको 3 दिन भूख नहीं लग रही, तो तो ना इसका खाएं। मतलब आपकी भूख पैदा करनी है, यस, भूख पैदा करनी है, यस। खाएंगे आप फिर भी भूख पे, सही। आपको ये फिर मेरा मुश्तरी पर्सनल की दवा तजर्बा है। मिलेगी। ये मेरा जी पर्सनल तजर्बा है यहाँ। जी पर्सनल तजर्बा है ये। क्योंकि यहाँ कहते हैं नाश्ता खाओ सबसे जरूरी है, फिर कहता है दिन का ज्यादा जरूरी है, फिर शाम का। लेकिन पिछले कुछ साल में कह रहा हूँ यार, जब भूख लगे तब खाओ। ये तो नहीं कि या आप, अगर आप सुबह जाग रहे हैं भूख नहीं, लेकिन आप खा के जा रहे हैं, फिर देखिए, दोपहर आया रसूलुल्लाह बस आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधे ने, घंटे का ब्रेक है और आपको खाना ही खाना है, ये तो नहीं। बस अगर भूख नहीं तो ना खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक हकीम साहब आए, गालिबन शाम के थे, अभी मैं भूल रहा हूँ, कोई कमी बेशी हो तो माजरत। वो 6 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे, और उन्होंने 6 महीने रहकर खिदमत करने की कोशिश की साहबा कराम, ताकि जो बीमार हो तो मैं वहां पे रह के आपके साहबा की का इलाज करूं। उन्होंने इजाजत चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इजाजत दी। तो 6 महीने बाद वो वापस जाने की उन्होंने इजाजत मांगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, क्या हुआ, आपका क्या दिल नहीं लगा? उन्होंने कहा, जी मेरा दिल तो बहुत लगा आपके पास से जाने के भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मेरा काम ही कोई नहीं, कोई बीमारी नहीं होता। हाँ, सारे सेहतमंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साहबा, या रसूलल्लाह, आपके साहबा बीमार क्यों नहीं होते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साहबा उस वक्त खाते हैं, ये कुलिया सेहत का, ये तिब का कुलिया, मेरे साहबा उस वक्त खाते हैं जब नढाल होने लगते हैं, अच्छा, सख्त भूख। और उस वक्त जब हाथ खींच लेते हैं जब भूख बाकी होती है। हाँ, आप समझे? तो ये बुनियादी जबरदस्त। वक्त आ गया। अगर आप हालत बीमारी में हैं, खास तौर पे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फाके पे जाए, अपने आप को भूख का टाइम दें, अंदर मौजूद जहर, जहरीली गजा सब जल जाएगी। 11वें 12वें घंटे से, मैंने कहा ना, उसने प्रोसेस को फास्ट करना है। 14वें घंटे में पे आप शदीद भूख की हालत में खड़े होंगे, उस टाइम पे हल्का फुल्का कुछ खाएं, और फिर बंद कर दें। सही। ठीक है। तो तो हकीम साहब, आप कहीं पर भी खड़े होंगे, आप निकल जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज है, जहर। अब रोकना पड़ेगा इधर हकीम साहब, सॉरी। अब जहर की तरफ जो है ना, क्योंकि एडवर्ट का ब्रेक आ गया है, तो जी जी, उधर बिल्कुल बिल्कुल। लाइव शोज में उधर जाना काफी जरूरी है। सो जी दिस जी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जहर की बात देखें ना, हर हफ्ते ऐसी बात होती है, इतनी दिलचस्प बातें होती हैं, तो बेशुमार चीजें पीछे रह जाती हैं। एक एक तो ये होगा, जब हम वापस आएंगे, ये जहर, ये गजा कब जहर बनती है, इस पे बात होगी। जी हाँ। ये फास्टिंग का तो चल रहा है वैसे ही, द बेनिफिट्स ऑफ हम्म, फास्टिंग। तो यहाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग भी होता है, यहाँ के भी जो वेस्टर्न न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी पिछले 5 6 7 8 साल से फास्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी रिसर्च के मुताबिक उनको उसके फायदात मालूम हो गए हैं। तो यहाँ तो बेशुमार है। अब वो फिजिकल रीजन, रमजान के महीने में बस फिजिकल अपने हेल्थ के लिए वो रोजे रख रहे हैं, ये तो हमें बात पता चल गई है।
तो इसके फ़ायदात हैं, इसको भी हम जारी रखेंगे। और जो पिछली बात ये थी कि फास्टिंग फर्स्ट थिंग इज़ द डीट यहाँ जो डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। सो फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू डिटॉक्स। डिटॉक्स ये है कि जो चीज़ें आपके बदन के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। जी And that's what detoxification is. एक सवाल आया इरफान भाई कह रहे हैं कि सलाम शहाब भाई वालेकुम सलाम, can you please ask Hakeem साहब is there any cure for tonsillitis? And because my son has tonsillitis and the doctor कह रहे हैं कि only way to cure it is by removing it. यहाँ एक ये भी चीज़ है कि अगर चीज़ें उसको रिमूव कर दो ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो क्या इरफान भाई पूछ रहे हैं कि हमें इसका इलाज बताइएगा या उसको रिमूव कर दें तो वो अच्छा होगा। इरफान जस्ट टू लेट यू नो, मुख्तसर नहीं, अभी नहीं हकीम साहब, अभी नहीं, क्योंकि अभी अच्छा एडवर्ड्स के पास जाना है। इरफान को ये मैं बताता चलूँगा कि जब रिमूव की बात हुई, हकीम साहब वाज़ नॉडिंग इन नेगेटिव कि यू डोंट रिमूव एनीथिंग। तो इंशाअल्लाह जब वापस आएँगे तो इसका इलाज बताएँगे। So do not go anywhere. We're a little bit late for the adverts, but do not go anywhere. We're going to be back in a jiffy. Khush Amdeed, and welcome back. You are listening to Fever FM on 107.3 is the wonderful, beautiful, holy month of Ramzan. We are into the second hour of the show, and we are speaking with Hakeem Mudassir Fahim Saab all the way in Karachi, Pakistan, Zindabad. तो we're going to continue where we left off from. सबसे पहले ये था कि गज़ा के हवाले से गज़ा कब जहरीली हो जाती है, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अरफान साहब का टेक्स्ट आया है, वो पूछ रहे थे कि उनके बेटे को टॉन्सिलाइटिस है और डॉक्टर जो है वो टॉन्सिल्स को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो अरफान भाई पूछ रहे हैं कि हकीम साहब हमें बताएं कि इसका कोई इलाज है कि नहीं। तो वेलकम बैक हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। इरफान भाई से मैं ये कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर ने अपने जिस स्टेज पे आप उनको लेकर गए, उस स्टेज पर उन्होंने यकीनन ठीक बताया होगा आपको कि अब ये वक्त आ गया है कि सर्जरी का। और अगर वहां से वो उनको लग रहा है कि इरिवर्सिबल है, तो देन उन्होंने कहा होगा सर्जरी। उनके तरीकाकार के मुताबिक अब एंटीबायोटिक्स वो ज्यादा हैवी किस्म की देना नहीं चाह रहे होंगे, तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा उसको सर्जरी कराना बेहतर है। लेकिन तिब में हम ये कहते हैं कि भाई आप इसको, चाहे वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, अगर हम उसको सस्पेंडेड हालत में वहां पे ले जाए तो क्या हर्ज है कि वो कुछ ना करे, वहां जितने आपको बैक्टीरिया मिल रहे हैं वो उसको किल हो जाए, तो आपको क्या जरूरत है उसको ऑपरेशन कराने की, है ना। तो हम इस नजरिए के तहत क्या करेंगे, हम इसकी वैसे तो मेन दवा है, तिब्बे नब्बी में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी, उसके मेडिकल एविडेंस भी बहुत ज्यादा है, वो है कॉस्टस रूट, जिसको ससूरिया कहते हैं। पाकिस्तान में ससूरिया की जो किस्म है वो ससूरिया लापा है, लेकिन लापा के अलावा आप वहाँ कोई भी कॉस्टस मिल जाए, ठीक है। कॉस्टस रूट। कॉस्टस रूट, कॉमन नेम कॉस्टस रूट, कॉस्टस रूट, अच्छा। ठीक है। वरना उसके ऊपर लिखा हुआ कस्ते शीरी, तिब्बे नब्बी का नाम है कस्ते शीरी, कस्ते शीरी, जी। ठीक है। जैसे उर्दू ड्रामे का आता था ना किस्त नंबर एक, इस तरह अच्छा लिखा अच्छा हुआ कस्त, अच्छा, किस्ते शीरी, अच्छा 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 अच्छा, सही। ठीक है, लेकिन वो कस्त पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो कस्ते शीरी जो है इसकी दवा है, और इसी के अंदर अगर आप हल्दी मिला लें तो सुपर दवा है। कस्ते शीरी और मतलब हल्दी। हल्दी, मतलब डबल रखें, फर्ज करें आपने 1 चम्मच रखी हल्दी की और 2 चम्मच डाल दिया आपने कस्तेशीरी की, शानदार दवा है, छोटे के लिए बड़े के लिए, एंटी इंफ्लेमेटरी है, अपर रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन के ऊपर काम करती है, बहुत शानदार। नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म का टूटना, कमजोरी, वीकनेस, इवन मेदे के इन्फेक्शन, एच पाइलोरी टाइप के जो इन्फेक्शन है उसके अंदर ही बहुत अच्छा ये काम करती है। अगर किसी वजह से आपको कोस्टस नहीं मिल रही, जब तक नहीं मिल रही, तो आप ये कीजिए, एक शहद ले लें, छोटी बोतल, फर्ज कीजिए 100 ml की, अगर अगर 100 ml हनी है तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून, तकरीबन 10 ग्राम, सिर्फ ये हल्दी टर्मरिक पाउडर जो है, ये अच्छी तरीके से मिक्स करके रखना। हल्दी इधर मिलती है? अगर वो बहुत ज्यादा सख्त है, अगर उस बच्चे बच्चे के साथ वेरी करते हैं, या अकेली दवा काफी है, उसको मटर के बराबर चटाएं, ठीक है, 2-3 मरतबा दिन में चटवाएं, बच्चा बिल्कुल कूल एंड काम एंड शांत रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा सख्त है, उसकी वजह से बुखार है और उसकी वजह से बार बार डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन, हम ये कहेंगे उसी के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी मिला दें, मामूली मिकदार में। तो उसका मतलब ये है कि अगर एक 100 ग्राम के अंदर
आपने एक बड़ा चम्मच शहद का तकरीबन 10 ग्राम शहद मिलाया, तो आधी चमची छोटी, ग्राम में नहीं जाते फिर कंफ्यूज होते हैं लोग, आधी चमची छोटी टी स्पून जो है वो आप काली मिर्च का मिक्स कर दें। विद इन मिनट्स फर्क पड़ेगा, सुकून हो जाएगा। बच्चे की सर्दी लगना, चिल चिल वाली जो कैफियत होती है ना, कोल्ड की जो कैफियत है वो खत्म, बच्चे की बुखार वाली कैफियत से निकलना शुरू, ज्यादा सुर्ख हो रहा है बेहतर हो गया, बुखार हुआ बेहतर हो गया। ये इसका ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह कीजिए। बेशक अगले प्रोग्राम तक मुझे बताइए कि क्या आपको इसका क्या रिजल्ट मिला इंग्लैंड के अंदर रह के। Sahi, sahi. So there you go, Irfan bhai. Now I'll translate that into English, because you text in English as well. So there's something called castor root, like, and we're not sure, or kasti shiri. You need to check in the grocery shops if they do this. And the funny thing is, कि ये जो चीजें हैं ना, शफा वाली, you get them in the grocery shop, not in the pharmacist per se. I just found that quite interesting. You could go to a grocery store, and if there is castor root, then you get that. If not, everyone has haldi and everyone has crushed black pepper. And he said you get, if you got 100 milliliters of honey, a tub, and then you mix 1 tablespoon of powdered haldi, powdered, yes. You mix it, and then you give half a teaspoon. कितने दो तीन बार दिन में या एक बार दिन में? नहीं, इनको बस मामूली मिकदार में दे दें, मटर जितना चटा दें, दिन में 3 से 4 मरतबा। Okay, बच्चा just a little, छोटा like है, half a बच्चा अगर teaspoon दो or less. 2.5 साल का है, 3 साल का है, तो मटर मटर के जितना काफी है। Size of a pea, and you just give them. Plus, you've not told us how old your son is, Arfan, but you can try this regardless. About a pea size, about 2, 3, 4 times a day. And अगर ब्लैक पेपर की चुटकी या वो भी एक चम्मच उसमें वो 100, आधी चमची छोटी टी अच्छा स्पून। आधी, okay, so you got 100 ml honey, 10 grams or 1 tablespoon of haldi powder, and then half a teaspoon of black pepper. You mix it all together, and just a pea size 2, 3, 4 times a day. And Hakim Saab said that you, in the first day and even on the first occasion, you should feel some ease. And he wants you to try this and then see how it works, and then text back next Wednesday, inshallah, and let us know if it's worked. And then you go back to the doctors, and they might say his tonsils are absolutely fine now, inshallah ta'ala. So इंशाल्लाह। we're going to see if this works. So Arfan bhai, thank you very much for texting, and we're going to see कि इसका result क्या आएगा. And then inshallah ta'ala you should um, then believe in this knowledge and in the qualities of natural remedies, healing naturally from nature. That's what we're doing. इसको इस्तेमाल करना है अभी या इंशाल्लाह ताला. अच्छा, Zafar Ali Hero Sahab saying Salam bhai, Shahab Ramzan Mubarak, Walaikum Salam, Khair Mubarak. Thank you very much for joining us, Hero bhai. ये हमारे फिल्म मेकर हैं, यहाँ ब्रैडफोर्ड में रहते हैं, काफ़ी एक्टिंग भी करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं, तो वो भी हमारा माशाल्लाह साथ दे रहे हैं माशाल्लाह. तो माशाल्लाह। आपको आपको सुन रहे हैं इंशाल्लाह. अगर इनको कोई अच्छी बात लगेगी ना, शायद ये वीडियो बना लें इसके ऊपर, यू नेवर नो. बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको चल, अच्छा सा स्क्रिप्ट दे दूंगा अगर वो कुछ काम करना चाहें, there you go, मखसूस Zafar मुद्दों bhai. पे। If you want a script, get in touch. We can give you a script on Unani medicine. अच्छा, हकीम साहब, तो बात हो रही थी गजा जहरीली कब बनती है, तो इस पे शुरू करें बात जी. देखिए, यस, ये देखें, ये इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है, गजा के साथ मिली हुई है। गजा जब जहरीली बनेगी, जब मैंने कहा जब आपको जरूरत नहीं थी, जब आपने खाई, हाँ, जब आपको that's भूख the नहीं first थी thing. जब खाई। सही. फिर वाह. आपको फर्ज करें, आपको अभी कार्ब की जरूरत नहीं थी, आपने कार्ब ले लिया। अभी आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं थी, उस टाइम पे प्रोटीन ले ली। कार्ब के टाइम पे प्रोटीन ले ली, प्रोटीन के टाइम पे कार्ब ले ली, कार्ब के टाइम पे आपने फाइबर ले लिया। आप समझ रहे? कुछ इस तरह की टाइमिंग जमा। सबसे पहली चीज, बगैर जरूरत के खाना। फिर उसकी मिकदार, आपने कितनी मिकदार में खाया। अच्छा हकीम साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी बात है, एंड इज द इजीएस्ट थिंग, कि यस, सबसे पहले बगार तब होता है, व्हेन यू हैविंग लाइक दीस 3 meals a day, या and you're feeding when when your body is not craving it. And Hakim Sahib said you need to let your body crave it. Crave when your food, when it's craving, tab khao.
and then as soon as you think you don't need any more, you stop eating. You don't fill yourself up either. That's the Yes. first thing, and it's the most fundamental, I think. So I just Yes. wanted to repeat this, ताकि ये बात दोहराई नहीं जाए. नहीं, It's so बहुत बिल्कुल ठीक important. है भैया, आप मेरा काम आसान कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस दौरान आपको लगता है कि आपको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप आदत आदत खराब होगी ना बार बार कुछ ना कुछ लेने की, तो हमारी तरफ से मशवरा ये होता है, ग्रीन टी बना के थर्मोस भर के रख लें, उसके अंदर हनी ऐड कर लें। जब लगे कि अब क्राइविंग नहीं है लेकिन खाम आदत है कुछ ना कुछ लेने की, आप थोड़ा सा सिप उस कावे का ले लिया करें, वो आपकी क्राइविंग की आदत खत्म हो जाएगी। और तैयार कर ले 12 घंटे से 14 घंटे से पहले खाना खाना ही नहीं। तो ये एक मैजिकल नंबर है, 12-14 घंटे. दैट्स इट। वाह. तो रोजे इस रोजे दौरान जो क्या होगा, यस, इस दौरान ये होगा कि खाना हजम, देखिए टिप के मुताबिक उसके 4 दर्जे रख दिए हैं डाइजेशन के। फर्स्ट डाइजेस्ट जब होता है, फर्स्ट जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका स्टूल बनेगा। ठीक है, कुछ सेपरेट होके ब्लड की तरफ जाना शुरू हो गया, उसका जो वेस्ट बनेगा यूरिन बनेगा। अब वो मजीद प्योरीफाई होगा, उसका वेस्ट बनेगा, पसीना बनेगा, और बनेगा तो स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो अब हम इससे भी अंदाजा लगा लेते हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट से भी कि गजा की क्या हालत है और बीमारी का लेवल क्या है। तो पॉइजन का लेवल कहां तक चला गया है, इसका मतलब ये है कि वो जब स्पर्म लेवल पे चला गया, तो अब मौका है कि ये बीमारी आपकी औलाद में ट्रांसफर होगी, डीएनए को डिस्टर्ब करेगी। अगर ये स्पर्म से लिए जा रहे हैं, पहले वो स्टूल की हद तक था, फिर वो बढ़ के यूरिन की हद तक गया, फिर बढ़ के वो पसीने के जरिए भी ग्लैंड्स, जो आपके स्वेटिंग ग्लैंड है उसके जरिए भी बाहर आने लग गया। फिर उसने जाके अगर वो चौथा जो फुसला था वो था आपका स्पर्म, अगर स्पर्म के जरिए भी बाहर आ गया तो वो जहां ट्रांसमिट करेंगे आप उसको, तो HIV की तरह आप सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो वहां से जो कुछ वो बन के बच्चा बाहर आएगा उस वो बीमारी लेकर आएगा। इस तरीके से डिस्कस करती है डीएनए में पाई जाने वाली बीमारियों को। what an insight that is. What an absolute insight. Because when the detoxification happens, it happens through your urine and then through the stools and then through the sweat. And then it goes eventually, I mean, whatever needs to be discharged through sperm. And that is when, so इसका मतलब ये है कि बंदा खुद को बीमार करता है, and then it's the parents' fault in one way कि they've transferred this onto the kids because जी हाँ उन्होंने अपनी बिल्कुल। देखभाल नहीं की. जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। And that's a big thing to take actually. बहुत बड़ी चीज है। देखिए इस Yeah. जमाने के अंदर जब इतना ज्यादा बर्डन है हमारे पास, मैंने आपको की, मेरे पास सबसे ज्यादा CP चाइल्ड आ रहे हैं, डिप्रेशन के केस आना शुरू हुए ना, साथ उससे मुतल्लिका पेशेंट्स आए तो पता लगा जी क्या वजह है, उनके घर में कोई ना कोई पेशेंट है CP का। तो जब उनके ऊपर काम किया तो ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की बीमारी है क्या, क्यों ट्रांसफर हो रहा है, खाली ये कह देना काफी नहीं आपकी कजन मैरिज है, बहुत सारी में कजन मैरिज नहीं है, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई। तो वो जो स्पर्म है ना, वो बीमार स्पर्म आपने ट्रांसफर किया, वो हेल्दीएस्ट ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, तो गजा का इतना काम है कि गजा आप प्रॉपर और अच्छी माकूल गजा गरम सर तर खुश्क के हिसाब से नहीं लेंगे, तो क्या होगा, आपके स्टूल से लेके स्पर्म तक सब चीज बताएगी कि आप बीमार हैं। तो ये होगी जहरीली गजा। जहरीली गजा क्या हुई, बिला जरूरत मिकदार ज्यादा या कम। मसलन अक्सर देखिए पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते ना? क्या ख्याल है शाह भाई, पानी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, बिल्कुल. कितना जरूरी है, कितनी कितनी मिकदार में पानी जरूरी है जब प्यास लगे. है ना, बस जब प्यास लगे जब पीना चाहिए। लेकिन अगर हम अगर गिलास में भी कन्वर्ट करें, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 10 20 30 40 50, बस उससे ऊपर जाएंगे क्या होगा, वही पानी पिलाते जाए किसी को क्या होगा, वही अब जहर बनना शुरू होगी, वही पानी इसको मार देगा, हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम सारा यूरिन से बाहर चला जाएगा। यहाँ तो कहते हैं कि आपको तकरीबन 3-4 लीटर रोजाना पीना चाहिए, सबके लिए नहीं है, पीना चाहिए सबके लिए नहीं। लेकिन सबके लिए नहीं. नहीं, एक तो ये कहती है कि आपको उसके भी इंडिकेटर का इंतजार करना चाहिए, प्यास क्यों नहीं लग रही, आपको जब प्यास लगे जब पीना है, प्यास नहीं लग रही तो आपको प्यास जगानी है।
आपको भूख नहीं लग रही, आपको भूख लगानी है। आपको शहवत नहीं हो रही, आपकी शहवत जगानी है। आपको सुस्ती है, जिसकी वजह से वर्किंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पसीना नहीं आ रहा, तो आपको एक्टिव करना है फिजिकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर हॉलिस्टिक रहेंगी। तो ये गर्म सर तर के हिसाब से ही होगा। एक ही बंदा अगर तर मजाज का है, तो अब उसको कंक्लूड कर रहा हूं, चूंकि तर गजाएं खाने वाला, चावल दही लस्सी पीने वाले लोग सुस्त होते हैं, उनके रनिंग नोज होता है, जिसम टूट रहा होता है, सुस्ती होती है, उनके अंदर हिम्मत तो होती नहीं है, हिम्मत नहीं होती तो वो क्या करते हैं, फेलियर्स करते हैं, बंक मारते हैं, बड़े फैसले लगते हैं, उनको चल के जाना पड़ेगा, सुस्ती की वजह से वो जाएंगे नहीं। तो ऐसे लोग ज्यादातर प्रोफेसर टाइप के और टीचर टाइप के बनते हैं, वो हार्ड वर्कर नहीं बनते। ठीक है, मेरी तरह। ठीक है, नहीं मेरी तरह नहीं, लेकिन अगर मैं भी कह रहा था, मैं तो हार्ड वर्क करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, वो मैं भी करता हूँ। मैंने हम मिसाल करते दी, हैं मिसाल दी, मसाल। मिसाल दी मैंने, कि वो इजी टारगेट टारगेट लेगा, इजी टास्क ढूंढेगा, इजी टास्क ढूंढेगा, इजी टास्क की वजह से उससे मुतालिक का वो फैसले करेगा। उससे पूछेंगे आप जिंदगी, अगर जंग आपके सर पर खड़ी है तो क्या करना चाहिए, वो कहेगा कंप्रोमाइज करना चाहिए, वो फाइटिंग का कभी नहीं है। लेकिन एक गोशखोर कौम है, जैसे तुर्क है, या और कौमें बहुत सारी हैं, जो गोशखोर हैं, अमेरिकन हैं, गोशखोर हैं। उनको बोलेगा आपकी कोई चीज खींच के भाग जाए तो आप क्या करेंगे, वो क्या कहता है, कहता है गर्दन उतार दो, छीन लो। यही बात आप आपके इंडियन कल्चर में कहते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा देखे ना तो गजा खाने ये थे। करती है, हाँ। क्या मैं जाना था। तो ये पूरी तरह गजा आपके पूरे मजाज में भी तब्दीली लाती है, फिर कौम में तब्दीली लाती है, आपके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी टाइप्स बनाती है। डिसऑर्डर जब है, जब अपनी पर्सनैलिटी टाइप में लाके डिसऑर्डर बन जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग ज्यादातर शुगर के मरीज बन जाते हैं, सुस्ती, लाइफ स्टाइल स्लो हो गया। तो क्या होता है, शुगर के मरीज हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, बीपी भी हाई है, सेंसिटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन होते हैं, फैमिली से कट आउट होना शुरू हो जाते हैं, बाल बच्चा हमसे नाराज रहेगा। अब वो आपसे कौन डिस्कस करेगा, क्यों डिस्कस करेंगे, वो जब डिस्कस करेंगे वो कहेंगे कोई साइकियाट्रिस्ट हो मेरी बातें सुनो। साइकियाट्री का काम ही नहीं है। एक अच्छा मुअल्लिज चाहिए तिब का, जो आपकी बातें सुने भी और आपको बताए भी, मैं यही करता हूँ, मैं 30 साल से यही कर रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में लिखता था खतूत के जरिए, 10-10 हजार खतूत मैंने पहले भी अर्ज की। आते थे तो लोग बीमारी और बीमारी से एसोसिएटेड चीजें ज्यादा डिस्कस करते थे मुझसे फोन के जरिए और मैसेजेस के जरिए। अमूमन भाई बच्चों की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। अब मुझे उसी से उनके मजाज का पता है। उनको मैं बताऊंगा कि वॉक शॉप करें, चलना फिरना करें, खाएं पिए, इस तरह की चीजें, गुस्सा ना करें, वो जब समझेगा। वो भी समझने के काबिल ही नहीं। तो गजाएं इस तरीके से भी काम करती हैं। अब यही गजाएं जो अच्छी थी, शायद बहुत अच्छी चीज है, एक पाव तक अच्छा होता होगा, अब आप 10 किलो इकट्ठा खा लें, क्या होगा, आपकी डेथ हो सकती है, हो सकती है। गोश्त बहुत अच्छी चीज है, आप पूरा बकरा एक वक्त में खा जाएं, आपकी जान तल्फ हो सकती है। दुनिया की कोई अच्छी चीज बताएं, उसकी मिकदार जहरीली होती है। तो जब उसकी मिकदार से बढ़कर आप कुछ लेंगे, नंबर वन। और टाइमिंग, कुछ चीजें रात को अच्छी लगती हैं, कुछ दिन के लिए बेहतर है, कुछ दोपहर में लेनी चाहिए, कुछ सुबह के वक्त लेनी चाहिए, नंबर वन। कुछ है बीमारी से पहले लेनी चाहिए, कुछ को बीमारी के दौरान लेना चाहिए, कुछ को बीमारी के बाद लेना चाहिए। जैसे शहद की अक्सर तारीफ जब की जाती है तो वो हालत सेहत के लिए, कि आप एक हेल्थी बच्चे को आप शहद देते रहे, वो बीमार नहीं हुआ, उसको टॉन्सिस होंगे ही नहीं, बुखार होगा ही नहीं। अब बुखार हो गया, अब आप शहद देंगे तो बुखार को बढ़ा देता है। बढ़ा देगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से लेके चले कि खाली ये समझ लें कि आपको अभी किस टाइप की बीमारी है, किस टाइप का की गजा चाहिए। आप घर बैठे सुकून से खुद से बेहतर होने लग जाएंगे। खाली मेरी बातों को 1-2 मरतबा सुन लें। इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, तकरीबन 2-3 मिनट रह गए हैं सिर्फ, सो वी हैवंट हम गॉट लॉन्ग लेफ्ट। और हम मेरा जिया, सामने अपनी हाँ आज माशाल्लाह काफी बातें हो गई हैं, लेकिन और भी हैं। जिया said he texted in a little while ago, said can I call you, तो लोग अभी जो है ना खुद ब खुद कॉल करना चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन we're gonna take the call next week inshallah. I think we shall try, but you can WhatsApp your messages in the meantime and send us a quick message just to let us know what you want to talk about. अच्छा पाकिस्तान से किसी ने टेक्स्ट किया है, ये रहते हैं गुजरात में, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर। ये हमारे भाई शमशेद असलम साहब फ्रॉम गुजरात इन पाकिस्तान, बुजुर्गवाल में रहने वाले हैं, तो ये हमारे सुनने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। And then we've got a text from 446 saying how is Ramadan going, alhamdulillah,
Now that I'm even more motivated, inspired के जो 14 घंटे का जो फास्ट होता है, 12 से 14 घंटे का फास्ट, it's probably the best thing for detoxification. But the key things you want to take away from today is that when does food become poisonous? Is when you're eating when you're not hungry and you eat too much. It is as simple as that. The first thing. And then eat when you're only hungry. लेकिन हकीम साहब ने यह फरमाया था कि सहाबा इकराम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो तब खाते थे जब शदीद भूख लगती थी, दाल हो जाती है, yes. like nadha, like they're about to collapse, and now okay we need to eat something because we need to energize. लेकिन यहाँ तो उठते हैं, भूख नहीं होती, बड़ा बड़ा नाश्ता कर देते हैं, 3 घंटे ऑफिस का काम करते हैं, चलें जी पिज्जा या कोई सैंडविच खा लो, घर आते हैं भूख होती नहीं, फिर पिज्जा खा लेते हैं. So this is, I mean, this is the lifestyle change that we're talking about, that eat only when you're hungry. लेकिन एक और बात भी थी that I think we're gonna have to continue in the next session. इसकी थोड़ी सी clarification चाहिए. ये आपने चार चीज़ों की बात की थी, 4 temperaments, 4 किस्म के ग़िज़ाएं, 4 key organs हमारे अंदर, ये चार ये आपने अर्ज किया था. But I think we missed this in the last session. So I want more detail and more information about this mathematics. ये 4 नंबर की जो चीज़ें हैं हर चीज़ में. I think that might help us understand ourselves and our food as well. नेक्स्ट टाइम हम इसको और मज़ीद बात कर लेंगे. दिमाग, दिल, जिगर और स्प्लीन. दिमाग, दिल, जिगर, स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन. ये मास्टर कंट्रोलर हैं अपने अपने उसके, ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम के मास्टर कंट्रोलर स्प्लीन हो गया, एक्सोक्राइन का हो गया लीवर, एंड मसल्स को हो गया आपका हार्ट, एंड ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम को सब, ठीक है. So we're going to expand on this. We've only got like नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आखिरी बात, अगर मुझे आखिरी बात करने दें, रमजान का 14 घंटे गुजरने के बाद रमजान तिब्बी तौर पे उस वक्त खराब हो जाता है जब आप ठंडा या कोला या पानी पी लेते हैं. सादा पानी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक करके ब्रेक करें फास्ट को और खाना पीना शुरू करें, आपका इफ्तार ठीक गया. ऐसे ही माकूल चीज के जरिए सैर करें. Right, listen, no cola, no thandi gaza, no thande drinks, and we've heard this plenty of times. They're like poisonous for you if you open the fast with cold stuff. So आज से ऐसे शुरू करेंगे, नीम गर्म या रूम टेम्परेचर पे पानी के साथ रोजा खोलें, फिर आराम से खाएं. थैंक यू हकीम साहब. इंशाल्लाह we see you next week. बहुत बहुत शुक्रिया. Okay, Allah Hafiz everyone.